हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे होंगे और पूरी प्रश्न को देखिएगा। आज की जितने भी वीडियो में प्रश्न होंगे सबका हम एक्सप्लेन के माध्यम से देखेंगे, पूरा इसका विस्तृत विवरण देखेंगे। इससे रिलेटिव जितने प्रश्न बनते हैं सबको हम आसान तरीक़े से कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद भी करिएगा। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। याद रखेंगे, आप लोगों ने वृक्षारोपण सप्ताह तो पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वन्य जीव सप्ताह अभी तक नहीं देखे होंगे। तो याद रखिएगा, जो वृक्षारोपण सप्ताह होता है, तो आप लोगों को बताया था ना कि वन महोत्सव जो सप्ताह होता है, मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जो वन महोत्सव सप्ताह होता है वह जो जुलाई का पहला सप्ताह होता है ना, वही होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई में 1 से 7 तक वन महोत्सव मनाया जाता है और इसमें सरकारों द्वारा योजनाएं चला के अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये बात पूछे तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। याद रखेंगे, अक्टूबर का पहला जो सप्ताह होता है ना, इसको हम वन्य जीव सप्ताह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटिव प्रश्न आपके बने हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि 22 मार्च की अगर बात करें तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस हैं उन्हीं को मैं लिया हूँ। तो याद रखेंगे, विश्व जल दिवस जो होता है वह प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाते हैं। और इसके बाद अगर 22 मई की बात करें तो 22 मई को क्या मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, याद रखिएगा, जो 22 मई होती है इसको हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस के रूप में। और यहीं पे मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं जो एक बार बन भी चुका है आपका, 29 जुलाई। याद रखेंगे, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। दो तो मैं बता दूं जो काफ़ी चर्चाओं में रहता है। एक आपका हुआ ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष के ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद आपका एक और दिवस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, 5 जून। याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार ये प्रश्न बन चुका है और आशा रखिएगा कि आगे भी आगामी एग्जाम में आपका बन सकता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप लोग कवर करिएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग नोट और याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। अगर बात करेंगे दोस्तों किसका वेग अधिकतम होता है, वेग का मतलब है दोस्तों स्पीड या चाल से है। ठीक है, तो आपको बता दूं, हवा का वेग अधिकतम होता है कि जलधारा का, जल की जो धारा होती है उसकी होती है, कि आपकी ध्वनि साउंड का होता है, कि प्रकाश लाइट का होता है, किसका होता है। आप लोगों को पता है दो चीज़ों में चर्चाएं बहुत तेज़ी से होती है। एक होता है आपका ध्वनि और एक होता है आपका प्रकाश। दोनों को याद रखिएगा, प्रकाश और ध्वनि में किसकी चाल अधिक होती है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद जैसे आप लोग देखेंगे बिजली गरजती है और आप लोग देखते हैं कि बिजली चमकती और गरजती दोनों है। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो जो गरजने और चमकने के प्रोसेस होता है ना, वह आपके आसमान में एक ही साथ स्टार्ट होता है, एक ही समय पर वो वहाँ पे होता है। लेकिन हमको पृथ्वी पर सुनाई क्या देता है, सबसे पहले आप लोग देखते होंगे चमक सबसे पहले आती है और इसके बाद जो आवाज़ होती है गड़गड़ाहट की वह थोड़ा देर में सुनाई देती है। तो चमक आपको पहले और गड़गड़ाहट की आवाज़ देर में। तो मतलब चमक, चमक का मतलब प्रकाश, प्रकाश का जो चाल होता है ना वो क्या होता है दोस्तों, तेज होता है। किसकी अपेक्षा, तो ध्वनि की चाल की अपेक्षा। याद रखेंगे, इसकी जो चाल होती है वो कम होती है। राइट बात। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होती है ना वो सबसे अधिकतम होती है। याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है, अगर प्रकाश की चाल पूछे तो आप लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ये आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ। एक प्रश्न ये बनता है कि सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 500 सेकंड का समय लगता है। याद रखेंगे, या 8.16 सेकंड का भी कहीं कहीं पे लिखा है समय लगता है। ठीक ना, ये पॉइंट आप लोग याद ही रखिएगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जो आपका वायुमंडल है इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, अगर आपसे कहीं पूछे हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है ना वो कितनी होती है, आप लोगों को कई बार ये बता दिया हूँ, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये इंपॉर्टेंट आपके नंबर हैं, इनको याद रखिएगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परागमन होता है ना, उसके परागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। इसके परागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके परागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। ये निर्वात में भी प्रकाश जो होता है ना, यह निर्वात में भी चल सकता है, याद रखना, ये निर्वात में चलता है। लेकिन जो ध्वनि होती है ना, इसका परागमन निर्वात में नहीं हो सकता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कोई भी चीज़ बोलते हैं तो आपके वायुमंडल में माध्यम का काम कौन करता है, तो माध्यम का काम आपका हवा करता है, एयर करता है, राइट बात। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। यहीं पे मैं एक पॉइंट और आपका क्लियर कराऊं जो आपका बन चुका है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, बहुत जगह पे ये चीज़ें पूछ ली गई है। ध्वनि आपकी अनुप्रस्थ तरंगे है कि अनुदैर्ध्य तरंगे है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ कि जो ध्वनि होती है ना ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और जो प्रकाश होता है ना ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखना, जो ये प्रस्थ में ये प्र देख रहे हैं ना, इस प्र से इस प्र को याद रखें, ये प्रकाश का प्र और यहाँ पे प्रस्थ का प्र, ठीक। यहाँ पे देखिए ध्वनि में आ जाइए, अनुदैर्ध्य में देखिए आधा ध और ध्वनि में आधा ध, इस तरह आप लोग याद रखें। सब लोगों को याद हुई होगा, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तो कोई भूलता नहीं, लेकिन बात दिक्कत की ये आती है कि ध्वनि क्या है और प्रकाश क्या है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना, एक अगर ट्रिक से देखना चाहते हैं तो ध्वनि में आधा ध है, अनुदैर्ध्य में भी आधा ध है, प्रकाश में प्र है, और अनुप्रस्थ में भी क्या है दोस्तों, आपका प्र है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है। हवा का मतलब आपके वायुमंडल में, याद रखिएगा दोस्तों, आपका एटमॉस्फेयर। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपकी बात करेंगे वायुमंडल की, तो आपके वायुमंडल में कौन सी गैस जो होती है ना वह सर्वाधिक होती है। मैं वन बाई वन सभी गैसों को दिखा दूं, आपको बता दूं दोस्तों। तो सर्वाधिक जो होती है ना वह नाइट्रोजन गैस होती है। कौन होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। इसकी मान कितना होता है, 78%, या इसको कहीं कहीं पे 78.08 या 09% भी लिखा होता है। यह जो होता है एक्चुअली मान होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका ऑक्सीजन जो होता है जिसको O2 बोलते हैं, इसका कितना मात्रा होता है। तो इसको आमतौर पे हम लिखते हैं 21%, या इसको कहीं कहीं पे 20.95% भी हम लोग कह लेते हैं। इतना मान होता है किसका दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21%। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बन चुका है कि ये प्रीवियस ईयर में बना हुआ प्रश्न है कि 0.34% आपका क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है आपकी वायुमंडल में, ठीक है। यहीं पे मैं आगे चलूँ, आपको एक बात बताऊँ, एक आर्गन गैस होती है, याद रखेंगे। और भी गैसें पाई जाती है लेकिन आर्गन का भी पूछता है और इसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। तो 0.93% आपके वायुमंडल में क्या पाई जाती है दोस्तों, आर्गन पाई जाती है। ये चीज़ें आप लोगों को याद ही रखना होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें और महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इतने गैसें पाई जाती हैं आपके, मुख्य रूप से ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, आर्गन हो गया। इसके बाद आपका जलवाष्प भी होता है, H2O जिसको बोलते हैं। इसी को याद रखेंगे, जल का वाष्प का रूप ही, जल अगर वाष्प में बदल जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जल वाष्प कहते हैं। याद रखना, जल का वाष्प में बदलना ही जल वाष्प कहलाता है। इसको आप लोग ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। आगे देखते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी में इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसके खत्म हो जाने के बाद उसे पुनः आप नया कर सकें, याद रखेंगे, जो खत्म हो पुनः उसे नया करें, मतलब वो कभी खत्म ही ना हो। और अनवीकरणीय जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, अनवीकरणीय जो होता है ना उसका मतलब कि वह खत्म हो जाए, ठीक है, और इसका मतलब ये खत्म ना हो। याद रखेंगे, कोयला जो होता है इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं ना बिजली बनाने में, बिजली उत्पादन आदि में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कोयला होता है ना ये आपका क्या है दोस्तों, इसको ये खत्म हो जाएगा तो पुनः आप इसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं, कर पाएंगे, तो ये आपके अनवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोल का अधिक से अधिक आप दोहन करेंगे तो पेट्रोलियम खनिज पदार्थ है, लेकिन ये आपके अनवीकरणीय का उदाहरण है। यूरेनियम ये भी अनवीकरणीय का उदाहरण है, ठीक ना। लेकिन याद रखेंगे पौधे जो होते हैं ना, याद रखेंगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पौधे होते हैं ना ये खत्म होते हैं, पुनः इसको आप लगा सकते हो और पुनः ये आपके लिए यूज में आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो पौधे होते हैं ना ये बायोमास ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे पौधे कौन सी ऊर्जा देते हैं, तो बायोमास ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जो पौधे की पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण हरी भरी होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और याद रखेंगे ये उत्पादक कहलाते हैं। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज तक मैंने चीज़ों को देखा है, जहाँ जहाँ वो चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो पौधे आपको उत्पादक भी कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उत्पादक पौधे कहलाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में जीवित जीवन पाने के लिए मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो ये मनुष्य द्वारा निर्मुक्त गैस CO2 होती है ना, इसका प्रयोग करके ये प्रकाश संश्लेषण में अपनी भोजन बनाते हैं का काम करते हैं। और आपको पता है ना कि मनुष्य क्या करता है, जब ये भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन ही हमको और आपको जीने के लिए आवश्यक होती है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत आपके मंडल जो वायुमंडल की परतें हैं ना, वह मुख्य रूप से वायुमंडल की आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों कि वायुमंडल की परतें कितनी हैं। तो वायुमंडल की परतें मुख्य रूप से 5 हैं। कितनी है दोस्तों? 5 हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, जो पृथ्वी के पास कौन सी परत है? तो आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी के पास पड़ते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही जो आपका हो गया, जैसे कि आंधी हो गया, आपका तूफान हो गया, बादल का गरजना, बिजली का तड़कना, इस सब कोहरा आदि की चीज़ें क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी जब यहाँ पे आपके पृथ्वी जनमानस है ना, इसके पास में जो परतें हैं ना, वो क्षोभ मंडल की परतें हैं। ऊपर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमको मिलेगा समताप मंडल, और समताप मंडल में ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओजोन परतें और आपका हवाई जहाज की उड़ने की दशा। याद रखना, हवाई जहाज की उड़ने की दशा इस समताप मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पे मिलती है यही आपको बताना है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, ये आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल के बाद हम जाते हैं तो आगे यहाँ पे पड़ता है मध्य मंडल, और यहाँ से प्रश्न बनता है कौन सी वायुमंडल का कौन सा परत है जहाँ पे ठंडी पड़ते हैं या ठंडी परत के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ये मध्य मंडल होता है। जब इससे ऊपर प्यारे हम जाएंगे तो इसके ऊपर हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे चलती है। याद रखेंगे, माइक्रोवेव तरंगे जो होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, ये यहाँ पे चलती हैं। इंपॉर्टेंट तरीके हैं, इसको अभी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे रेडियो तरंगे चलती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे ऊपरी परत होता है जिसको हम लोग बाह्य मंडल का नाम देते हैं। तो सबसे ऊपरी बाह्य मंडल, सबसे निचला क्षोभ मंडल, हवाई जहाज उड़ने के आदर्श दशा समताप मंडल, ठंडी परत मध्य मंडल, रेडियो तरंगे आयन मंडल। यहाँ से इतनी चीज़ें बनती है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की बात किया है, आपको बता दें ओजोन परत जो होता है ना, सूर्य, यहाँ से प्रश्न एक दो बार तो ऐसे बने ना कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें, इसको अल्ट्रावायलेट किरणें भी बोलते हैं। और अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ना, यह सूर्य के प्रकाश किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाती हैं तो मनुष्य की त्वचा पर पड़ती तो स्किन कैंसर संबंधित समस्याओं को उजागर करती। मोतियाबिंद होता है आँख का कैंसर, स्किन कैंसर की समस्या होती। तो याद रखेंगे ओजोन परतें जो होती है समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी लेयर होती है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। वहीं पे आपको बता दो, जो ये लेयर होती है ना ओजोन परत की, याद रखेंगे ओजोन परत की जो लेयर होती है इसकी मोटाई भी होती है। याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार प्रश्न बना, इसकी जो मोटाई होती है ना, इस मोटाई को हम लोग डाप्सन इकाई में मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, डाप्सन इकाई में मापते हैं ये जो होती है परत, इसकी मोटाई को। और आपको बता दें, जो ओजोन दिवस होता है ना, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। और O3 से इसको दर्शाते हैं। ओजोन परत, ओजोन का जो सिंबल होता है O3, जो वायु की ही एक लेयर होती है, ऑक्सीजन की ही एक लेयर होती है, इसी के अपरूप होते हैं। और आपको मैं एक बात और यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रश्न एक बार बना है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है। तो याद रखना, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है CFC गैस से। और CFC गैस जो होती है इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके घरों में, हमारे घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जो आपकी प्रिंट मशीन होती है उससे भी गैस से निकलती है और यह ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाती है। चलिए आगे ले चलते हैं, बात करेंगे 6 नंबर की। ATM का पूरा नाम क्या है यही आपको बताना है। तो आपको अगर देखेंगे तो ATM का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे
कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंप्यूटर के माध्यम से आप कौन सा संदेश भेज सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को हम लोग ईमेल बोलते हैं, याद रखना। टेलीग्राम जो होता है एक प्रक्रिया होती है, फैक्स होता है, फैक्स के माध्यम कई हो सकते हैं, एसएमएस जो होता है या मोबाइल के द्वारा यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कितने लोग तो टेलीग्राम को लॉक कर लेंगे, कोई एसएमएस में दिक्कत आएगा, किसी को फैक्स में, लेकिन आपको मैंने बताया एसएमएस जो होती है ये मोबाइल से प्रक्रिया कराई जाती है। फैक्स जो होता है कई माध्यमों से हो सकता है, चिट्ठी से भी हो सकता है, आपका डाक से भी हो सकता है, बहुत से होता है। लेकिन जो टेलीग्राम होता है दोस्तों, याद रखेंगे टेलीग्राम जो होता है वह ऐप के माध्यम से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईमेल बात करेंगे तो ईमेल जो होता है एक कंप्यूटर पद्धति से भेजी जाती है, याद रखेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक मेल होता है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 8 नंबर की, डेंगू रोग का वाहक कौन होता है। तो जो डेंगू रोग होता है, याद रखेंगे डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो अब इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। डेंगू का वाहक जो होता है वो मच्छर होता है, लेकिन यह कौन सा मच्छर होता है ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मच्छर दिन में काटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो दिन में काटते हैं, याद रखिएगा, दिन में काटते हैं मच्छर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेंगू रोग का वाहक कौन है अगर आपसे पूछे तो एंडीज मच्छर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। और जो ये डेंगू मच्छर होते हैं दिन में काटते हैं, और मच्छर जो डेंगू होता है मच्छर काटने से होता है, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है आपको ये बात ध्यान रखना, मलेरिया में जो शरीर होती है ना, इस शरीर में कपकपी हो जाती है, ठीक ना, ये बुखार होता है मलेरिया एक प्रकार का। और यहाँ से आपको बता दें मलेरिया जो बुखार होता है इसकी दवा सिनकोना वृक्ष, याद रखिएगा, सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष के छाल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। और मलेरिया याद रखेंगे, मलेरिया बुखार की दवा का नाम क्या है दोस्तों, तो क्यूनिन है, याद रखेंगे क्यूनिन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, जो कई बार बना भी है, आपका हैजा हो गया, आपका एक हो गया, जैसे हैजा हो गया, इसके बाद आप लोग टाइफाइड को याद रख लीजिए, इसके बाद आप लोग एक और पॉइंट याद रखिए, पीलिया, याद रखिएगा। हैजा, टाइफाइड और पीलिया, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों फैलते हैं दूषित जल से। किससे फैलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका पीलिया हो गया, ये आपके दूषित जल से फैलते हैं। और आपका प्रीवियस ईयर के पॉइंट बता दूं, एक प्रीवियस ईयर का है मिनीमाता रोग, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मिनीमाता रोग। और मिनीमाता रोग कैसे फैलता है आपको बता दें, मिथाइल मरकरी, याद रखेंगे, मरकरी युक्त जो मछली होती है उसके सेवन से, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, या इसका नाम एचजी होता है, एचजी के कारण जो होता है आपका मिनीमाता फैलता है। आपको एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे, आपका प्रीवियस ईयर का ही बना है, जिसका नाम है इटाई इटाई रोग, याद रखेंगे दोस्तों, इसी का नाम है इटाई इटाई रोग। और इटाई इटाई रोग फैलता है कैडमियम के कारण, किसके दोस्तों, याद रखेंगे, कैडमियम के कारण फैलता है आपका इटाई इटाई रोग, इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक बार बना है दांत से खून आना, तो याद रखेंगे दांत से जब ब्लड आता है तो वह विटामिन सी की कमी से आता है, याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से आता है। और आपको बता दें विटामिन सी जो पाई जाती है वो खट्टे फलों में पाई जाती है, किसमें दोस्तों, खट्टे पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से आपके जो दांत होते हैं ना उसमें ब्लड आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कहीं पे कट जाए ब्लड नहीं रुकता है, ये प्रश्न आपका बन चुका है कि रक्तस्राव किसके कारण होता है, तो रक्तस्राव विटामिन के की कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कटने पिटने पर रक्त बहता है, जमता नहीं है। तो जमने का कारण कौन करता है, तो विटामिन के जो होता है ना रक्त जमाने में सहायक होती है, ठीक है। आपको एक बात मैंने एक दो जगह पे भी चीज़ें कवर किया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। और विटामिन सी का बहुत भर भर के पूछता है, तो विटामिन सी का भी आप लोग याद करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक दो बातें और बता दे रहा हूँ। मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए पढ़े होंगे आप लोग, विटामिन बी पढ़े होंगे, फिर इसके बाद आप लोग
विटामिन सी पढ़े होंगे, विटामिन डी पढ़े होंगे, विटामिन ई पढ़े होंगे और विटामिन के पढ़े होंगे। ठीक है, पूरी विटामिन की 6 प्रजातियां मुख्य रूप से होती हैं और इसमें से प्रश्न बनता है दोस्तों ना, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है और जल में घुलनशील विटामिन आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे वसा में और यहाँ पे देखेंगे जल। जल में 2 वर्ड है, मैंने बार बार बताता हूँ 2 वर्ड को ही लेकर, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होती हैं। तो आपसे पूछे कि मुख्य गुहा से किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो जो विटामिन बी के स्रोत होते हैं, जो विटामिन सी के स्रोत होते हैं ना, वह मुख में जाते ही वहाँ से जहाँ से जल उसके साथ जल का समन्वय हुआ वहीं से विटामिन बी और विटामिन सी का जो पाचन प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो आपका वसा है ना, वसा में आप लोग ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो ये 4 प्रकार की विटामिन होती है ना, ये चारों प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील होती है। मतलब शरीर के अंदर जाने पर जो आपके लीवर होते हैं ना, वहाँ पर इनका पाचन स्टार्ट होता है। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे 9 नंबर की। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन है, तो मैंने तो आपको बता दिया कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा और आगे बढ़िएगा। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे, यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। कई बार जीके में प्रश्न बनता है कि जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज कहलाती है, कान की हड्डी। जो बड़ी हड्डी होती है वह फीमर कहलाती है, जांग की हड्डी होती है। और आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, जो आपका एक बार प्रश्न आपका बना है केवीएस में, केवीएस का प्रश्न बता रहा हूँ, जो देखिएगा यूपी टेट के अकॉर्डिंग भी अच्छा होगा। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो याद रखेंगे आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आँख का दान किया जाता है कार्निया। क्या किया जाता है दोस्तों, तो कार्निया दान किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और याद रखेंगे, जो आप लोग एक देख सुने भी होंगे कि जीवन जीते रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, तो मरने के बाद दान किया जाता है आँख का कार्निया। और जीवन जीते मतलब व्यक्ति जब जी रहा है तो रक्त का ब्लड दान किया जाता है। और याद रखेंगे ब्लड दान जो होता है ना, जीवन जीते रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, तो याद रखेंगे तो ब्लड दान किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट तरीका है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और आँख का जो भाग दान किया जाता है वो कार्निया होता है। चलिए आगे देखते हैं, कश्मीर का चोगा कहलाता है, याद रखेंगे चोगा। कश्मीर का चोगा किसे बोलते हैं, फिरन को बोलते हैं। यह पारंपरिक पहनावा है वहाँ का। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा। बिना टाइम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिले, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल, याद रखें व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 11 पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज में आपको लिखना होगा PDF, वहीं से आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल वहां से हर वीडियो की फ्री में आपको PDF मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे CNG का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। याद रखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। अगर आपसे पूछे LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछे दोस्तों CO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर आपसे पूछे MIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, जो कि आपके भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं MIC, या इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहीं पे मैं आपको एक बात और फुल फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, जो जिसका नाम है BOD। याद रखेंगे BOD, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड इसका नाम होता है फुल फॉर्म। इससे जल की प्रदूषण की जांच करते हैं। बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करके आपको बता दे रहे हैं एक ही जगह पे। चलिए आगे देखते हैं, तंबाकू की आदत किससे होती है, तो तंबाकू में निकोटीन नामक मादक पेय पदार्थ पाया जाता है। याद रखेंगे पेय पदार्थ नहीं होता, सॉरी, आपको चाय में भी पाया जाता है निकोटीन नामक पेय पदार्थ। लेकिन आपको बता दें, जो आप लोग तंबाकू की आदत किससे होती है, तो निकोटीन से होती है। किससे होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो तंबाकू की आदत होती है ना, वह निकोटीन से होती है। और यह जो होता है ये नशीला होता है, यह जो तंबाकू का नशीला भाग होता है। और आपको बता दूं, यही आदत डालता है ये तंबाकू पीने की। ऑप्शन नंबर C को लॉक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर लड़के की बात करें तभी भी, लड़कियों की बात करें तभी भी, न्यूनतम आयु जो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, आपको याद रहे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 अकॉर्डिंग 2006 क्या कहता है कि जो लड़कों की उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़की की उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर A को लॉक करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक ना। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि मतदान देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो मतदान देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो याद रखेंगे मतदान देने की जो उम्र अब कर दी गई है 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष के आप हैं तो आप मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करेंगे 14 नंबर की। 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि जो ज्वर नियंत्रण आमतौर पर आप लेते हैं उस औषधि का नाम है पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक ना। जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, आपको याद रखना होगा विटामिन का सामूहिक रूप होता है, ठीक है। इसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन का घर के नाम से इसको जानते हैं, तो याद रखिएगा, आपको बता भी दे रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के विटामिन का समूह होता है, संग्रह होता है, विटामिन संग्रह इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, ठीक ना। आपको एक बात और बता दूं, याद रखिएगा, आमतौर पे घरों में हिंदू धर्म में उसकी मान्यता है, घरों में उसकी पूजा होती है और उसके पत्ती का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों तुलसी। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे तुलसी है। इसका आपको मैंने बता भी दिया है कि हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है और इसका प्रयोग हम लोग औषधि में करते हैं और इसी का प्रयोग हम लोग पूजा करने में भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी देती है। इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए 15 नंबर की बात करेंगे। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होते हैं। जो दूध से दही बनाने की प्रोसेस होती है आप लोगों को पता भी है, और दूध से दही में कन्वर्ट करने वाला जो आपका सूक्ष्मजीवी जीवाणु का नाम है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। और इसी के कारण यही जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है यह दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें दूध की शुद्धता की माप कैसे करते हैं, तो लैक्टोमीटर से करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जाँच करते हैं। याद रखेंगे भूकंप लेख मापी क्या होता है, याद रखेंगे सिस्मोग्राफ। इसमें याद रखेंगे सिस्मोग्राफ जो होता है ना, इसमें भूकंप की मापन की प्रक्रिया प्रोसेस होता है। आप लोग याद रखें भूकंप लेख मापी या सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं, राइट बात। आगे चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखेंगे मुख्य रूप से कितने रुधिर ब्लड होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन, ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका ए बी हो गया दोस्तों, और आपका ओ हो गया। ये 4 आपके ग्रुप हैं। और इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे इसकी खोज के बारे में अगर आपसे बात करें दोस्तों तो लैड स्टीनर किए थे। कौन किए थे दोस्तों, लैड स्टीनर किए थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये जो ग्रुप है ना, याद रखेंगे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, जो याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न बनता है ना कि सर्वदाता कौन है, मतलब सबको ब्लड दे, तो याद रखेंगे जो ग्रुप ओ है ना सबको ब्लड दे सकता है। और यहीं पे मैं बता रहा हूँ सर्वग्राही ग्रुप कौन है, तो जो आपका ए बी ग्रुप है ना ये सबसे ब्लड ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 2 हैं, दोनों को याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तो ब्लड के ग्रुप हैं, लेकिन इसके ये मूल ग्रुप हैं। लेकिन अन्य ग्रुप को देखिएगा ना तो ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे ए के भी 2 ग्रुप होते हैं, ए प्लस और ए माइनस। याद रखना बी के भी होते हैं, बी प्लस और बी माइनस। और इसी तरह ए बी का भी होता है, ए बी प्लस और ए बी दोस्तों माइनस। इसी तरह ओ का होता है ओ प्लस और ओ माइनस। तो 4 दूना कितना हो गया दोस्तों, 4 गुणे हर किसी का 2, तो आपके 8 इसके ब्लड के प्रकार हो गए, ठीक है। तो इस मूल रूप से इसके ग्रुप कितने होते हैं, 4 और इस तरह 8। आप लोग कभी भी देखिए ना तो 4 और 8 दे रहे हैं ना, तो उसमें 4 को क्लिक कर दीजिए, ठीक ना। लेकिन याद रखिए 4 ना दे के 8 देना, तो आप लोग भ्रमित ना होइए, उस 8 वाले ऑप्शन को क्लिक करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्याज, आलू और अदरक याद रखेंगे क्या खाते हैं दोस्तों, याद रखें प्याज, आलू और अदरक इसका जड़ खाते हैं कि तना खाते हैं, कि आपका अपस्थानिक जड़ें खाते हैं, कि आपका सल्क पत्र के उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो प्याज है वो भी, जो आलू है वो भी, और जो आपका क्या दोस्तों अदरक है वो भी, ये किसके एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे ये एग्जाम्पल हैं तना के। किसके दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे है आपका तना के। यहीं पे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं किसका जड़ का एग्जाम्पल, तो याद रखेंगे गाजर हो गया, आपका मूली हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चुकंदर हो गया,
चुकंदर हो गया और इसके बाद आपका अदरक हो गया। ये दोस्तों या अदरक नहीं रखेंगे, इतने चीज़ों को रखेंगे तो ये आपके जड़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महासागरों में NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और मृत सागर एक है उसमें सबसे ज़्यादा NaCl पाया जाता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, मृत सागर के नाम से जानते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बता भी दिया है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है और इस पर कृषि काफ़ी अच्छी होती है, और इसका जो भूभाग, जो पूरे भूभाग का 43% हिस्से पर फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा। और आपको बता दें, जो काली मिट्टी होती है ना, एक कपास उत्पादन के लिए काफ़ी बेस्ट होती है, आप लोग याद रखेंगे, कपास उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। भाई कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम प्रथम चरण के उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम चरण के उपभोक्ता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने तो बहुत बार ये चीज़ें बता दिया है कि उपभोक्ता क्या होते हैं, आपके उत्पादक क्या होते हैं, ठीक ना, और आपके अपघटक क्या होते हैं, ठीक ना। आप लोग एक बार और देखिए, उपभोक्ता जो होते हैं ना, ये उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उत्पादक जो होते हैं वे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको उत्पादक बोलते हैं, या जो होते हैं जो उत्पन्न करते हैं खाद्यान्न वाली चीज़ें, और उपभोक्ता उसका सेवन करते हैं। जब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और जब ये मर जाते हैं तो इनके मृत डेथ बॉडी जो होती है ना, इसको अपघटक मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो यही प्रोसेस जो होती है ये चलती रहती है, ठीक ना। और आपको मैं यहीं पे एक बात और बता दूं, ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है ना, जो प्राथमिक होता है ना, प्राथमिक को द्वितीयक खाएगा ना, तो याद रखेंगे प्राथमिक से जो द्वितीयक में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, ये केवल कितने % होता है दोस्तों, 10% होता है। 90% जो ऊर्जा होती है ना वो नष्ट हो जाती है, याद रखेंगे ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये लिंडमैन का नियम है, ऊर्जा का लिंडमैन का नियम याद रखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, लिंडमैन का ऊर्जा का लिंडमैन का नियम है। जो 10% ऊर्जा केवल स्थानांतरण होती है एक जीव से दूसरे जीव को खाने पर, 90% ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है, ह्रास हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेग। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो प्लेग है ना वह विषाणु जनित बीमारी है कि आपका कवक जनित है कि जीवाणु जनित है, कौन सी जनित है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, किसी न किसी साल बना हुआ है, मैंने इसको पढ़ा भी है। तो जो आपका प्लेग होता है ना, प्लेग आपका जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा और आगे बढ़िएगा। आगे चलते यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, कोविड-19 जो आपका दोस्तों कोरोना जो आप लोग देखे हैं, कोरोना किससे फैलता है। तो याद रखेंगे ये वायरस है दोस्तों, याद रखेंगे, या विषाणु जनित रोग बीमारी है। ये आपसे पूछे तो याद रखेंगे, जो आपका जुकाम हो गया क्या है, विषाणु जनित है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। कौन है दोस्तों ऊर्जा का स्रोत, याद रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो देखिएगा धरती पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो याद रखेंगे नाभिकीय ऊर्जा, ये भी फैलाती है दोस्तों। कोयला से भी आपका प्रदूषण फैलता है, पेट्रोलियम से भी, जो आप लोग यूज देखते हैं दोस्तों, वाहनों में प्रयोग करते हैं, तो वाहन में प्रयोग करने पर इससे जो आपकी एयर निकलती है, हवा निकलती है, उससे फैलता है दोस्तों, बिल्कुल फैलता है। कोयला भी जलता है तो इससे आपका एयर पॉल्यूशन होता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो सौर ऊर्जा होती है ना, याद रखेंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं, और इससे जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो जो क्षेत्र पहाड़ी हैं वहीं पे होती है दोस्तों आपकी अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं। जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों, याद रखिएगा और चले जाइएगा हिमालय की तरफ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा और बिना कुछ सोचे समझे, जो हिमालय है ना, यहाँ पे पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है और यहीं पर भूस्खलन होती है। भूस्खलन में होता है क्या है, जो पहाड़ के कुछ हिस्से होते हैं ना वो टूट कर नीचे आ जाते हैं, और जो नीचे की जनजातियाँ होती हैं उनको प्रॉब्लम या परेशानी प्रदान करते हैं, यही होता है भूस्खलन की प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते
करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ें मिलेगी जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने ध्येय के साथ आप वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? मैंने बार बार बताया दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं। और याद रखेंगे इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मैंने तो बार बार ये चीज़ें बता दिया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 सितंबर भी याद रखेगा, ओजोन दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, जो ओजोन दिवस है ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया ना कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मैंने तो पीछे ही बता दिया कि जो 22 अप्रैल को होता है ना दोस्तों, वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये जो होता है 22 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर की बात करेंगे कि नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है? तो जो नदी द्वीप माजुली है ना दोस्तों, वह किस नदी में स्थित है? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? मैंने तो बता दिया 3 हिस्सा जल है, 71% जो दोस्तों याद रखेंगे जल है, और आपका बचा है 29%। तो 29% आपका क्या होगा? तो 29% आपका स्थल होगा, मिट्टी होगी, भूमि होगा, याद रखिएगा। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है ना, भारत में जो कृषि योग्य भी भूमि है ना, कृषि भूमि है ना, वह कितने परसेंट है दोस्तों? तो याद रखेंगे 51% भाग पे कृषि होती है। ठीक है, मैं यहीं पे बता दूं, वन की बात करें दोस्तों, तो वन नीति कहती है ना कि 21.7% भाग पे वन होनी चाहिए, ये वन नीति कह रही है दोस्तों। चारागाह कितने परसेंट पर है? तो याद रखेंगे चारागाह मतलब जहाँ पे जो आपके जीव जंतु हों चरने का काम करते हो, तो 4% भाग क्या है दोस्तों? चारागाह का है। और याद रखेंगे जो बंजर भूमि है ना दोस्तों, याद रखेंगे बंजर भूमि 24% भाग भूमि जो है ना वो बंजर भूमि है, अनुपयुक्त भूमि है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों लद्दाख को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? और कौन सा जोड़ा ठीक है यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। जोड़ा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे होगा कौन सा जोड़ा ठीक है, यही बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ओडिशा का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का लावड़ी, कर्नाटक का कथक, असम का बिहू, कौन सा सही है? बहुत चर्चाओं में रहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। जो असम की बहु प्रसिद्ध है, असम का जो लोक नृत्य है वह बिहू है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा जो आपका यहाँ पे भरतनाट्यम की बात कर रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है ये आपको बता रहा है। तो भरतनाट्यम आपका उड़ीसा का नहीं है, भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम, याद रखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट तरीके से, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जैसे तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में क्या है? तो तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम है, ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीके से मैं यहाँ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप बात करिएगा दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान का घूमर बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अगर बात करिएगा आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गुजरात की, तो गुजरात का आपका क्या है दोस्तों? याद रखेंगे गुजरात का आपका गरबा जो लोक नृत्य है ना, याद रखें भांगड़ा गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, पंजाब का भांगड़ा है, सॉरी पंजाब का क्या है दोस्तों? तो भांगड़ा है और गुजरात का गरबा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ झारखंड का आपका यूपी सुपर टेट में बना है, झारखंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह छऊ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो कथकली लिखा है ना, कथकली कहाँ का है दोस्तों? तो याद रखेंगे केरल का है। कौन सा लोक नृत्य? तो कथकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बना भी है और पूछता भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग बात करेंगे यूपी की बात कर लें दोस्तों, तो यूपी में क्या है? रासलीला है, रासलीला है, आपका रामलीला है। ठीक है, यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट ये लोक नृत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं और जो कि धान के रोपाई के समय गाई जाती है कजरी,
याद रखेंगे कजरी, ये यूपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से आपका कौन बीज नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं भी बीज का ही एग्जाम्पल है, काली मिर्च भी है, आपका सौंफ भी है। लेकिन जो साबूदाना होता है ना, यह वृक्ष के तने के छाल से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पौधे के तने के गुद्दे से बनाया जाता है, और यह जो होता है साबूदाना, यह बीज का एग्जाम्पल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 30 नंबर की, कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो जहाँ पे आप लोग कृषि, भारत जो है ना वो कृषि प्रधान देश भी है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से जहाँ पे सिंचाई होती है उस देश का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे भारत। क्या है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कोयला याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे होता है? तो कोयला उत्पादक राज्य की बात करें तो याद रखेंगे झारखंड। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है, कई बार बना भी है। चमड़ा की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे भारत में चमड़ा उत्पादन, सबसे ज़्यादा चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी का कहाँ, कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों चमड़ा के लिए? तो कानपुर, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, तो यूपी की ही बात करते हैं। यूपी का कौन सा जो जगह है जहाँ पे इत्र सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखेंगे कन्नौज। यूपी का नहीं, सबसे भारत का भी बात करेंगे, कन्नौज में इत्र उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक बार बना है कि जो रेल के इंजन, याद रखेंगे यूपी में कहाँ पर रेल के इंजन का निर्माण किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट, आप लोग एक जीके का टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। तो बनारस रेल इंजन कारखाना जो कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे वाराणसी, आपके यूपी में है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज की वीडियो में 30 प्रश्नों को आपने कवर किया। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी।